प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के इस वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। इस वीडियो में सांख्यिकी परिचय, अर्थ और उद्देश्य लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसके पिछले वीडियो में सांख्यिकी के चर्चा के बिंदु के क्रम में हमने परिचय, सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी के कार्य पर चर्चा कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज आपके सामने दूसरा भाग लेकर के एक बार उपस्थित हुआ हूं। सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी की सीमाएं और गृह कार्य आज आपके लिए चर्चा का बिंदु रहेगा। प्यारे बच्चों, जब सांख्यिकी के महत्व की बात की जाती है तो यह प्रश्न उठता है कि किसी भी विषय का उपयोगिता कहाँ तक होती है। अगर हम आजकल सांख्यिकी विधियों के प्रयोग का चर्चा करें तो आजकल ये बहुतायत मात्रा में प्रयोग हो रहा है और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके सभी महत्वपूर्ण जो विधियां हैं वह आर्थिक निर्णय लेने में सहयोग कर रही हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये अन्वेषण के क्षेत्रों में विशेषतया वनस्पति शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, चिकित्सा शास्त्र हो, ये सभी में अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाई जा रही हैं और यही कारण है कि इनका उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। अनुसंधान के निष्कर्षों को निकालने के लिए यह अत्यंत ही सहायक सिद्ध हो रही हैं। विश्लेषण में समंकों का बहुत अधिक प्रयोग करके और तब ही उसका तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा रहा है। यहाँ चूंकि आपका विषय अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र एवं व्यवसाय से संबंधित कुछ क्षेत्रों में सांख्यिकी के महत्व की चर्चा आज हम करेंगे और इस दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र के महत्व को 4 भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी, व्यवसाय में सांख्यिकी और राज्य प्रबंध में सांख्यिकी की क्या भूमिका है, इसी क्रम में हम लोग आज बात करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अर्थशास्त्र के विषय को आप जब समझ रहे थे तो इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र आपके सामने आए। उपभोग, उत्पादन, वितरण और विनिमय। एक अर्थशास्त्री अपने अध्ययनों की परीक्षा सांख्यिकी विधियों द्वारा करता है। अनेक अर्थशास्त्रीय समस्याओं को सांख्यिकी साधनों के प्रयोग द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। ये अर्थशास्त्रीय नीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थशास्त्र के विभिन्न भागों को ध्यान में रखते हुए हम आज सांख्यिकी के महत्व का समझाने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले सांख्यिकी तथा उपभोग का अध्ययन। प्यारे बच्चों, उपभोग व्यक्ति अपने सीमित साधन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह उन वस्तुओं को चयन करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यह पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र का क्रियाक्षेत्र हुआ। परंतु जब हम उपभोग की बात करते हैं तो एक उद्योग, एक व्यापारी का दृष्टिकोण उपभोग के प्रति क्या होता है और दूसरा जो उपभोग करता होता है, कंज्यूमर, उसका इसके प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, अर्थात उसके लिए समंक
कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले उपभोग करने वाले की अगर हम बात करें, कंज्यूमर की बात करें, तो कंज्यूमर भी इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर कि उसकी आय कितनी है और वह जिन वस्तुओं को उपभोग कर रहा है उनकी कीमत इत्यादि के बारे में आंकड़ों को समझने का प्रयास करता है और उसी के आधार पर वह निर्णय लेता है कि आने वाले समय में हम अपनी आय का कितना भाग किस पर खर्च करेंगे। पिछले आंकड़े की अर्थात भूतकालीन आंकड़ों को ध्यान में रखता है और भविष्य में उसे कितना खर्च करना है इस पर वह ध्यान रख करके कार्य करता है। ठीक इसी तरह से उत्पादनकर्ता जो होता है वह आंकड़ों को ध्यान में रख करके कि कितना उपभोग किया गया है और उसके अनुसार हम किस प्रकार से वस्तुओं का निर्माण करें, उत्पादन करें और वह उन आंकड़ों को जो उसके भूतकाल में ऐसा किए गए हैं, रखे गए हैं, उसी के आधार पर वह तय करता है। तो इससे उसको उपभोग का स्तर, जीवन स्तर, जो समाज उपभोग करता है उनके जीवन स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और यह समंकों के द्वारा ही संभव है। समंक ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी चीज सांख्यिकी तथा उत्पादन का अध्ययन। प्यारे बच्चों, उत्पादन करता जैसा कि अभी हमने बताया कि वह उन संसाधनों का जिनका उत्पादन में उपयोग किया जाता है, भूमि, मशीन, पूंजी, साहस, इन सब का जो वह उपयोग करता है वो इसी आधार पर करता है कि उनको किस आधार पर हम एलोकेट करें, बंटवारा करें, और वह सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा दिए गए सूचनाएं या उनसे जो वह तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाला होता है उसी के आधार पर वह जो है यह निर्णय करता है कि इनका एलोकेशन कैसे करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन करने में सक्षम हो सकें। ये तभी संभव है जब वह आंकड़ों का तर्कपूर्ण विश्लेषण किया। सांख्यिकी तथा विनिमय का अध्ययन। प्यारे बच्चों, उत्पादनकर्ता अपनी वस्तु का उत्पादन करता है और वह उसे हस्तांतरण करने की स्थिति में किस मूल्य पर हस्तांतरण करे, उसका मांग क्या है, वह यह तभी तय कर पाता है जब वह सांख्यिकी समंकों का विश्लेषण किया है। विनिमय के लिए आवश्यक है कि वह यह तय करे कि हमें कितना उत्पादन करना है, मांग को सृजन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कौन से तकनीक का हमें प्रयोग करना है, विज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ा है। ये सारी चीज़ें समंक के आधार पर ही या उसके विश्लेषण के द्वारा ही निष्कर्ष पर पहुंचता है। अंतिम बात सांख्यिकी और जो वितरण का अध्ययन है। प्यारे बच्चों, वितरण जो हमारे समाज में कर का निर्धारण किया जाता है वह भी समंकों के आधार पर ही किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समान वितरण हो सके, क्योंकि असमान वितरण जो होता है वह अर्थशास्त्रीय समस्याओं को जन्म देता है और इसके लिए यह आवश्यक होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा वितरण करें जिससे कि राजस्व को ऐसे लोगों में एलोकेट करें जिससे कि आर्थिक समस्याओं का समाधान अपने आप में हो सके। तो सांख्यिकी तथा वितरण का अध्ययन जब किया जाता है तो सांख्यिकी समंकों के आधार पर ही किए जाते हैं।
इस प्रकार सांख्यिकी का प्रयोग अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह तथ्यों का विवरण, समस्याओं के समाधान, नए आर्थिक नियमों का प्रतिपादन तथा आर्थिक नियोजन आदि में सहायक होते हैं। दूसरा जो अर्थशास्त्र के महत्व की बात जब करते हैं तो वह है क्षेत्र नियोजन में। प्यारे बच्चों, नियोजन भविष्योन्मुखी होता है और नियोजन यदि अगर आप सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो आप लगभग 50% अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण होता है। नियोजन का प्रत्येक चरण, जैसे योजना बनाना, उसे कार्यान्वित करना, उसकी समालोचना करना, ये सभी समंकों पर ही निर्भर है। किसी योजना की सफलता उसके प्रत्येक चरण में पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी आंकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर होता है। प्यारे बच्चों, अर्थात अगर आप अपने भविष्य को झांकने का प्रयास करेंगे तो बिना समंक का आप नहीं देख पाएंगे और न ही उसे समझ पाएंगे। अर्थात सफलता उसी पर निर्भर है कि यदि आपके आंकड़े, आपके समंक आपके सही हों, सत्य हों। सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है। प्यारे बच्चों, ये जो सूक्ति है, ये जो कोटेशन है, यह इंगित करता है कि आर्थिक नियोजन में अर्थशास्त्र, आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी अर्थात समंकों का कितना बड़ा योगदान है कि यदि कोई जहाज अगर नदी में, समुद्र में है तो और उसके पास दिशा सूचक नहीं है, यंत्र नहीं है, उसके पास पतवार नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ जाएगा, कोई नहीं जानता। इसी तरह से अगर समंक के बिना अगर आप कार्य कर रहे हैं तो जो आपका प्लानिंग है, वह जो आपका नियोजन है, वह कैसा होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यह कोई नहीं जानता। जैसे भारत सरकार के द्वारा जो बजट बनाए जाते हैं, जो अब तो पंचवर्षीय योजना रही नहीं, पंचवर्षीय योजना जो बनाए जाते थे वह पिछले सांख्यिकी समंकों के आधार पर ही बनाए जाते थे और उसका परिणाम आपके सामने दिखता था, सफलतापूर्वक दिखता था, क्योंकि वह उन समंकों को आधार बनाया गया था जिसके आधार पर भविष्योन्मुखी कार्य किए जाते थे। अब आते हैं व्यवसाय में सांख्यिकी। प्यारे बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण महत्व है सांख्यिकी का कि व्यवसाय में सांख्यिकी का क्या होता है। व्यवसाय जीविकोपार्जन या लाभ कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाकलाप मनुष्य के द्वारा किया जाता है वह व्यवसाय होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक जिसको हम वाणिज्य कहते हैं और दूसरा उद्योग। ठीक है, वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को हम वाणिज्य कहते हैं, और उद्योग जो प्रकृति में प्रदत्त तत्वों को उसमें उपयोगिता को संतुष्ट करने की क्षमता जो होता है, भरा जाता है, वो उद्योग का कार्य होता है। अर्थात जो उत्पादन का कार्य कर रहे होते हैं। वाणिज्य में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले सांख्यिकी का यहाँ तो हम आपको यहाँ समझा देना चाहते हैं कि व्यापार क्रय विक्रय की क्रियाएं व्यापार कहलाती हैं
और उसमें देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। अब जब हम देशी व्यापार कहते हैं तो एक ही भौगोलिक सीमा के अंतर जो व्यापार की जाते हैं वो देशी व्यापार होते हैं। तो उसमें मांग विभिन्न कारणों से जो प्रभावित होता है समयानुसार, तो हम पिछले आंकड़ों समंकों के आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि अब ठंडी का सीजन आ चुका है, तो पिछले ठंडी के सीजन में कितने उलेन कपड़ों की बिक्री हुई और आगे कितने होगी, यह ठंडी कितने दिनों तक रहेगी, कितने समय तक रहेगी, इन सारी चीज़ों का जो अनुमान लगाया जाता है प्यारे बच्चों, वो हम पिछले समंकों के आधार पर लगा करके और एक व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए निर्णय लेता है। विदेशी व्यापार में कितना माल आयात किया गया, कितना माल निर्यात किया जाता है, आयात निर्यात के समंकों को ध्यान में रख करके और उसी के अकॉर्डिंग विदेशी व्यापार करने वाले व्यापारी अपने निर्णय लेते हैं। व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं में जब हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो बैंक हैं, जो बीमा हैं, जो परिवहन हैं, ये भंडारण की जो क्षमता है अर्थात गोदाम है, ये सभी जो व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं, इन सभी में समंकों के आधार पर ही निर्णय लेकर के और वो सारी क्रिया करती हैं। एक बीमा कंपनी अपने बीमा के उत्पाद को बेचने के लिए, क्लेम का निवारण करने के लिए वह जो समंक हैं पिछले, उन्हीं के आधार पर वह उस समस्या का निर्धारण करती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप बीमा की बात करते हैं तो बीमा में जितने लोगों का बीमा कराया जाता है सभी की मृत्यु नहीं होती है, सभी का डेथ नहीं होता है। ये सांख्यिकी आंकड़े समंक ही बताते हैं और उसी के अकॉर्डिंग नई उत्पाद जो बीमा कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है उसी पर बेस्ड होता है। इसी प्रकार गोदाम उत्पादन कितना हुआ है, इस बार उत्पादन कितना होगा, इसके आधार पर गोदाम का निर्माण या उसमें जो क्षमता है उसको बढ़ाना या घटाने की बात की जाती है। बैंक जो अपने वित्तीय सुविधा प्रदान करते हैं तो वह वित्तीय सुविधा इसी आधार पर तय करते हैं कि इस बार हमें क्या करना है। अर्थात यह पैंडेमिक काल जो चल रहा है तो आजकल के जो वित्तीय कंपनियां हैं, जो बैंक हैं, वो निर्णय किस आधार पर लिए होंगे, तो वो जरूर पिछले पैंडेमिक हालातों का समीक्षा किए होंगे, उनकी समालोचना किए होंगे और उन आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर वो निर्णय लेने में सक्षम होंगे और उसमें वो सफल होते हैं। तो ये व्यापार की जो सहायक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में भी इन समंकों का विश्लेषण कर और तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाता है जिसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये परिवहन, संप्रेषण या बीमा की बात हमने अभी आपके सामने किया। अब हम आते हैं चौथा जो पॉइंट है कि राज्य प्रबंध में सांख्यिकी। प्यारे बच्चों, किसी भी सरकारों का सफलता उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी समस्याओं का कुशलतम निवारण किस प्रकार कर रही है। और ये कुशलतम निवारण तभी संभव है जब वह समंकों का विश्लेषण की हो। किसी भी देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुशल नीतियों का होना आवश्यक है और कुशल नीति के निर्धारण के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का होना परम आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं कि अपराध बढ़ गए हैं। इन अपराध जैसी समस्या को रोकने के लिए हमें भूतकालीन समंकों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है और तत्पश्चात हम इस समस्या के लिए कुशल नीति का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार कर संग्रह की समस्या
सरकार के सामने होती है, रोजगार की समस्या सरकार के सामने होती है। इन प्रमुख समस्याओं के लिए जो पॉलिसी, जो नीति बनाई जाएगी, उन नीतियों को बनाने के लिए जिस आधार की आवश्यकता पड़ती है वो आधार आपके सांख्यिकी आंकड़े होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कुशल नीतियों का निर्माण होगा और जितने ही कुशल नीतियों का निर्माण बेहतर तरीके से होगा उसकी सफलता उतना ही बेहतर होती है। अब बात करते हैं सांख्यिकी के महत्व को समझने के पश्चात सांख्यिकी की सीमाएं क्या क्या हैं, अर्थात हम यूँ कहें एक तरह से इसके दोष भी कह सकते हैं। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। आइए सबसे पहले सांख्यिकी का प्रयोग सभी विज्ञानों में आप देखें कि सभी विज्ञानों में, चाहे वो वनस्पति शास्त्र हो, चिकित्सा शास्त्र हो या समाज शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सभी विज्ञानों में विस्तृत से होता है। लेकिन फिर भी इनकी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहला है, यह समस्या के गुणात्मक पक्ष का अध्ययन नहीं करती है। प्यारे बच्चों, गुणात्मक पक्ष अर्थात हम कितने प्रसन्न हैं, आप कितने सुंदर हैं, आपकी सुंदरता, आपका चरित्रवान होना, ये जो गुणात्मक पहलू हैं इनका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है, सांख्यिकी में नहीं किया जाता है। इनको जब तक संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा इनका अध्ययन नहीं होता है। यह इसका दोष है या सीमा है। दूसरा है कि यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। प्यारे बच्चों, यह कभी भी सामूहिक तथ्यों का अध्ययन करती है, किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करती है। जैसे एक परिवार का औसत आय 400 रुपया है, जबकि व्यक्तिगत आय 200 रुपया है। यह व्यक्तिगत आय 200 रुपया इंपॉर्टेंट नहीं है सांख्यिकी के दृष्टिकोण से, समंकों के दृष्टिकोण से, बल्कि 400 रुपया ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यह कहा जाता है कि सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है बल्कि सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करती है और वह समूह पर ही लागू होता है। सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप से सत्य होते हैं, व्यक्तिगत रूप से सत्य नहीं होते। अर्थात जो समूहों का विश्लेषण करना होता है तो हमें औसत रूप में ही प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे माध्य औसत निकाला जाता है, मध्य का औसत निकाला जाता है। मतलब ये सामूहिक आंकड़ों का ही, और तब जाकर के वह एक आंकड़ा आपको प्राप्त होता है और उसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। तो यह औसत रूप में ही सत्य होता है। इसे अगर हम इस प्रकार से कहें तो एक इसके पीछे कहानी प्रचलित है कि लेखा ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा क्यों। प्यारे बच्चों, एक परिवार है और वह परिवार एक नदी के किनारे पहुंच रहा है और उसे पार करना है। उसके जो मुखिया हैं वो ये कहते हैं, यार मैं सांख्यिकी जानता हूं और उसका मैं औसत निकाल लेता हूं और फिर उसी के आधार पर हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, अपने परिवार के प्रत्येक बच्चों का, प्रत्येक सदस्यों का उसने हाइट, ऊंचाई निकाल लिया, नाप लिया और उनका औसत निकाल लिया। वो आ गया 200 सेंटीमीटर में। इसी प्रकार वो नदी में जो है गहराई का भी औसत निकाल लिया और संयोग से उसका भी आ गया 200 सेंटीमीटर।
उन्होंने तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाला और कहा बिल्कुल हम लोग सभी लोग पार हो जाएंगे, क्योंकि नदी का औसत गहराई जो है वो 200 सेंटीमीटर है और हमारे परिवार के सदस्यों का औसत ऊंचाई भी क्या है 200 सेंटीमीटर है, अतः हम लोग पार हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे पार होते गए उसमें छोटा पहले डूबा, उसके बाद उससे बड़ा वाला डूबा, उसके बाद अब जो सबसे बड़े थे वो तो निकल गए। कहा जाता है कि औसत रूप में अगर इसे हमें लागू करना था तो औसत रूप में तो सत्य, लेकिन अगर वो व्यक्तिगत रूप में वहां पर लागू किया गया तो ये उनके लिए खतरनाक हो गया। इसलिए कहा जाता है कि सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप से सत्य होते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं होंगे। सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इसका सबसे बड़ा दोष है कि जो भी सक्षम व्यक्ति है वो अपने अनुसार सांख्यिकी के आंकड़ों में परिवर्तन करके और उसको अपने अकॉर्डिंग निष्कर्ष निकाल सकता है, जो उसको चाहिए वो ऐसा कर सकता है, और ये सांख्यिकी में संभव है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। अगला है, सांख्यिकी किसी क्रिया के अध्ययन की मात्र एक विधि है। किसी क्रिया की एक विधि है, अर्थात आप अगर इस उदाहरण को देखें तो 200 सेंटीमीटर जो इन्होंने औसत निकाला यह एक विधि के रूप में आया, जबकि इसका टेस्टिंग होना, इसका परीक्षण होना आवश्यक है, और परीक्षण होने के लिए तमाम तरह के टेस्ट जो हैं आवश्यक होते हैं। अगर वैसा नहीं किया गया तो यह अध्ययन की एकमात्र विधि है, किसी क्रिया की अध्ययन की एकमात्र विधि है, यह इसका दोष है। क्योंकि जब आप एकमात्र विधि मान करके चलेंगे तो यह आपको हमेशा भ्रम में डालेगा, नुकसान पहुंचाएगा, और यही कारण है कि इसे टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। अगला है, सांख्यिकीय परिणामों में गणितीय परिशुद्धता नहीं होती है। परिणाम जो भी प्राप्त होते हैं उनकी गणितीय परिशुद्धता नहीं होती है। प्यारे बच्चों, एक उदाहरण, जो आप आजकल रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, तो रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, आपको मापने के लिए कोई आता नहीं है, बल्कि एक औसत रूप में उसका बहुलक निकाल करके निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। अगर वो आप जाते हैं तो आप देखते हैं, आप कई कपड़ों को पहन करके देखते हैं कि मेरे में कौन सूट कर रहा है, कौन फिट बैठ रहा है। अर्थात गणितीय शुद्धता वहाँ पर नहीं है कि नहीं बिल्कुल आपका इतने इंच का, इतने सेंटीमीटर की आपके बॉडी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कपड़ा बना है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। यह जो है, यह एक इसका दोष है कि सांख्यिकी परिणामों में गणितीय परिशुद्धता नहीं होती है। अब आइए प्यारे बच्चों, एक उक्ति आपके सामने है कि सांख्यिकी के द्वारा कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी के एक बहुत बड़े जानकार डिजरायली थे। उन्होंने कहा था कि सांख्यिकी 3 प्रकार के झूठ से परिपूर्ण है। झूठ, सफेद झूठ और समंक। अर्थात समंक को भी उन्होंने झूठ की श्रेणी में रखा था। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस तरह से सांख्यिकी के आंकड़ों का उपयोग करना चाहते हैं उसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं। अर्थात सांख्यिकी के द्वारा कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा दोष कहिए कि उसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप अपने अनुसार निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि आंकड़े एकत्र करना, उनका सांख्यिकी विधियों में उपयोग करना, यह सब कुछ आपके हाथ में होता है। अतः आप कह सकते हैं कि सांख्यिकी द्वारा कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब सांख्यिकी के कमी को देखने के बाद, सांख्यिकी के महत्व को देखा गया, सांख्यिकी के कमी को देखा गया, इसको देखने के पश्चात अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आपने सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य सब देखा, सांख्यिकी के महत्व को देखा और सांख्यिकी की कमियों को देखा, दोष को देखा, सीमाओं को देखा। आपने ये भी देखा कि सांख्यिकी से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये ज्ञान कराने के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि जब आप समंकों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये आप पर निर्भर करता है। आप अगर इन दोषों को, इन सीमाओं को अगर आप ध्यान में रखते हैं और बिल्कुल आप उससे अलग हट करके, अर्थात आप बायस्ड न हों और तब आप सत्य आंकड़े एकत्रित करें, उनका वैज्ञानिक रूप से सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके विश्लेषण करें और जो तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा वह लगभग सत्य के करीब होगा और तभी आप सफल हो पाएंगे। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि हमें सांख्यिकी के दोषों को भी ध्यान में रख करके और काम करना है। प्यारे बच्चों, आपके लिए यह गृह कार्य है। आप अपने गृह कार्य पुस्तिका में इस बात को जरूर लिखेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का क्या महत्व है और अर्थशास्त्र व सांख्यिकी का संबंध आपको समझाना है और यह आप अपने पुस्तक से या दिए गए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप इसे उसको क्या करेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।